नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश IAS रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में हम आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पिछले सीरीज को जारी रखते हुए मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम बताएंगे। और जो जितने भी प्रश्न आ चुके, इससे पहले कई प्रश्नों के बारे में मैंने बताया है, आगे शुरू करेंगे। अगला प्रश्न जो है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों बाबर जो है पानीपत के युद्ध में क्यों जीत गया था बाबर। प्रश्न ये है कि पानीपत के युद्ध में बाबर आखिर में कैसे जीत गया, किस रीजन से जीत गया। हम सभी जानते हैं कि पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, 3 युद्ध हुआ था पानीपत का, जिसमें से पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ था और दूसरा युद्ध जो है 1556 में। 1526 में पहला युद्ध पानीपत का, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। 3 युद्ध हुए पानीपत के। और अगर आपसे पूछा जाए पानीपत कहाँ है, तो पानीपत हरियाणा में है। कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है पानीपत। और इसी पानीपत में जो है ये 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध पानीपत का 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 को हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर जो जीत गया था, क्यों जीत गया था, तो उसका सैन्य कुशलता के कारण। दोस्तों सैन्य कुशलता के कारण जो है बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इब्राहिम लोदी जो थे वो लोदी वंश के अंतिम शासक थे, लोदी वंश के संस्थापक थे। बहलोल लोदी, उसके बाद आया सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद जब आया वो बहलोल, ये आपको इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का ही पुत्र था। सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर की स्थापना किए थे, है ना। हम अगर मुगल वंश की बात करते हैं तो थोड़ा मुगल वंश पर नजर डाला जाए। मुगल वंश पर, तो मुगल वंश जो है इसके संस्थापक बाबर थे, हम सभी जानते हैं। और ये पानीपत के प्रथम युद्ध जो जीता था बाबर, उसी के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी। और बाबर के बाद आया दोस्तों हुमायूं। हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। और उसके बाद आया शेर शाह सूरी। और उसके बाद आया दोस्तों अकबर। और उसके बाद आया जहांगीर। और उसके बाद आया दोस्तों कौन? शाहजहां। और इसके बाद आया औरंगजेब। ये क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जो था वो इस मुगल वंश का नहीं था, मुगल वंश में ही शासन किया था शेर शाह सूरी। अगर मुगल वंश के शासक जो थे मूलतः ये थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। शेर शाह सूरी भी उसमें शासन किया था। इसलिए क्रम जो देखा जाए तो अगर पूछा जाए मुगल शासकों के क्रम में दे दिया जाए, अगर उसमें शेर शाह सूरी ना दे तो होगा पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ये क्रम है। एग्जाम में कभी कभी इसके क्रम दे दिए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं बाबर, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। पूछ देता है बाबर का पोता कौन था, तो अकबर। अकबर का बाबा का क्या नाम था, तो बाबर, है ना। अकबर के पिताजी का क्या नाम था, हुमायूं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, और प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे हमने कहा कि इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, लोदी वंश का
अंतिम शासक था, और इसी को हराया था कौन? बाबर हराया था। तो लोदी वंश के कुल कितने शासक हुए ये देखिएगा। तो लोदी वंश के कुल शासक जो हुए वो हुए बहलोल लोदी पहले शासक हुए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, बहलोल लोदी है ना। उसके बाद आया सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, और उसके बाद आया दोस्तों इब्राहिम लोदी। तो ये भी क्रम पूछ दिया जाता है कि लोदी वंश के शासकों का क्रम बताइए। जैसे मुगल वंश के शासकों का क्रम बताइए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना। जैसे लोदी वंश का जो सल्तनत काल का एक लोदी वंश था, 5 वंश कुल हुए सल्तनत काल में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो लोदी वंश में 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वो कमजोर शासक थे, इसको हरा दिया बाबर। और ये सन कुशलता के कारण जो है, ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 20 से 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। हम सभी जानते हैं कि सल्तनत काल जो चला था 1206 से लेकर के 1526 तक चला था, मतलब 320 वर्षों तक जो है शासन सल्तनत काल ने किया था, सल्तनत काल के शासकों ने किया था। और कुल 5 वंश मिलकर के शासन किए थे दिल्ली पर, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं। ये सारी चीज आप समझ चुके होंगे। आगे प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर भरवाड़ा दरभंगा पर देख रहे हैं, और मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 में। और हल्दी घाटी कहाँ है? तो दोस्तों राजस्थान में है, और राजस्थान में ही है। आपको याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे प्रश्न जो देखते हैं दोस्तों कि तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक-ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था दोस्तों। तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? याद रखिएगा, तुजुक-ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था, और इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबरनामा। और ये खुद किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर ने लिखा था दोस्तों, बाबरनामा। मात्र 2 शासक हुए जो अपने आत्मकथा लिखे थे, एक बाबर और एक जहांगीर। बाकी सभी शासक जो थे अपना आत्मकथा खुद नहीं लिखे थे, क्योंकि उनकी आत्मकथा जो है कोई उसके रत्न लिखे थे, या जैसे हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम जो है उसकी बहन लिखी थी। हुमायूं नामा जो लिखा गया है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और जैसे अकबर नामा अकबर खुद नहीं लिखे थे, अबुल फजल लिखे थे, जो उनके दरबार में एक 9 रत्नों में से एक थे। अकबर नामा जो लिखा गया था, जिसको आईने अकबरी भी कहा जाता है, वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। बाबर नामा बाबर के द्वारा, और हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा। तो अगर देखा जाए तो मुगल वंश के शासकों में मात्र 2 शासक थे जो अपना आत्मकथा लिखे, एक थे जहांगीर और एक थे बाबर, जो कि तुर्की भाषा में लिखे थे, तुजुक-ए बाबरी लिखे थे। देखिए हुमायूं जो है, हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनके क्रम को हम देख लेते हैं कि कौन कौन युद्ध जो है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे उनका क्रम क्या है दोस्तों उनके क्रम को भी देखने का प्रयास करेंगे कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे उनके क्रम क्या है। तो पहला युद्ध है देवरा का युद्ध दोस्तों, दूसरा युद्ध है चौसा का युद्ध, याद रखिएगा दोस्तों, देवरा, उसके बाद है चौसा, उसके बाद है कन्नौज का युद्ध, और उसके बाद है दोस्तों सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। ये क्रम था दोस्तों। अब कहिएगा क्रम कैसे? तो 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद है चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, और 1540 में
कन्नौज का युद्ध, और 1555 में जो है वो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। तो हुमायूं के द्वारा ये 4 युद्ध लड़े गए थे। देवरा 1531, आप 2 याद रखें, चौसा और कन्नौज जो है 1539 और 1540 में लड़े गए थे। देवरा 1531 और सरहिंद जो है 1555 में लड़े गए थे। कुल 4 युद्ध लड़े गए थे हुमायूं के द्वारा। देवरा का 1531 में, चौसा का 1539 में, कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में, और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में लड़ा गया था। याद रखेगा दोस्तों, पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। आपको हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया है, 1526 में, 1556 में और 1761 में। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा पानीपत का युद्ध और तीसरा पानीपत का युद्ध। देवरा का युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था, है ना, 1531 में, और चौसा में जो लड़ा गया था 1539 में, कन्नौज में लड़ा गया था 1540 में, और सरहिंद में लड़ा गया था 1555 में। जैसे हम जानते हैं बाबर के द्वारा जो है 4 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध? 1526 में पानीपत का युद्ध, एक है 1527 में, और एक है 1528 में, और एक है 1529 में। याद रखिएगा, बाबर के द्वारा जो है 4 युद्ध लड़े गए, 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में, और 1531 में हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे युद्ध, है ना, देवरा में, और 1539 को चौसा का युद्ध, और कन्नौज का युद्ध 1540 को, और सरहिंद का युद्ध 1535 को, और 3 पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, 1556 में और 1761 में। और एक युद्ध जो हुआ था वो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी। और एक युद्ध जो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें अकबर जीता था दोस्तों, और महाराणा प्रताप हार गए थे दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। अब अगला प्रश्न जो हम देखने जा रहे हैं वो है संप्रदाय और उसके प्रवर्तक। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि संप्रदाय होता क्या है, कम्युनिटी होता क्या है। संप्रदाय से आप क्या समझते हैं, संप्रदाय से आप क्या समझते हैं, कम्युनिटी क्या होता है, धर्म, एक धर्म के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम संप्रदाय को समझ गए तो धर्म समझने में कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसे? यहाँ पर सभी धर्मों को समान भाव से, भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान भाव से देखा गया है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष कई पंथ के मानने वाले लोग हैं, है ना, कई पंथों को मानने वाले लोग हैं, और सभी पंथों को मानने वाले लोगों को मानता है भारत में, और सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को मानता है भारत में। इसलिए भारत जो है एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना दोस्तों। आप जरूर कमेंट करें कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या फर्क है, आप क्या समझते हैं धर्म निरपेक्ष से और पंथ निरपेक्ष से। हम अभी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों संप्रदाय के बारे में। संप्रदाय क्या है? एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्गों को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय किसे कहते हैं दोस्तों? इसे आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्गों को संप्रदाय कहते हैं। एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा को जो मानते हैं या विचारधारा को मानते हैं, उनके वर्गों को क्या कहा जाता है? संप्रदाय। जैसे हिंदू में भी संप्रदाय है, बौद्ध में है, ईसाई में है, जैन में है, इस्लाम में है, सभी धर्मों में संप्रदाय है। अब देखिए, जिसमें से देखिए एक चिश्ती संप्रदाय है जिसके संस्थापक थे ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। देखिए लिख लीजिएगा, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो थे, प्रवर्तक थे ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। ये जो थे इसके प्रवर्तक थे कहिए या संस्थापक थे। उसके बाद है कादरी संप्रदाय, कादरिया, कादर जिलानी है। कादरी संप्रदाय के जो संस्थापक है कादरी
जिलानी है, याद रखिएगा, कादरी जिलानी। उसके बाद है फिरदौसी का है बदरुद्दीन, और नक्शबंदी संप्रदाय का है बाकी बिल्लाह। और मैं आपको बता दूं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखली गोसाल थे। और आगे जो है इंपोर्टेंट पॉइंट कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखे, रामचरितमानस। दोस्तों महाभारत के बारे में आपसे मैंने प्रश्न पूछा था पिछले वीडियो में कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। और अकबर के शासनकाल में ही दरबार में समकालीन थे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने क्या लिखा था, रामचरितमानस। और ये तुलसीदास जी जो लिखे थे अवधी भाषा में लिखे थे। रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था और वो संस्कृत भाषा में था। किस भाषा में था दोस्तों? अब प्रश्न, जहांगीर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जहांगीर का क्या मतलब होता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जहांगीर? तो जहांगीर का सीधा सा मतलब होता है विश्व विजेता। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दोस्तों। ये मुगल वंश का शासक था जहांगीर, और जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता किसका अर्थ होता है दोस्तों? जहांगीर का अर्थ होता है। अकबर क्या था? निरक्षर था। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ही जो थे तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था उन्होंने, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। अगर आपसे पूछता है कि तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो जहांगीर ने लगाया था। और इस जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है बुलंद दरवाजा। यूपी में किसने बनवाया था? यूपी में बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। इसको विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा, जिसका निर्माण करवाया था कौन? अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर को अकबर ने क्या किया था? समाप्त किया था। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, कुछ कर के बारे में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। कर व्यवस्था के बारे में, जो कि सल्तनत कालीन हो या मुगल कालीन व्यवस्था में कर व्यवस्था बहुत ही फेमस था। तो एक है दोस्तों उस्र कर, और एक है दोस्तों खम्स कर, एक है खराज कर, और एक है दोस्तों जजिया कर, और एक है जकात कर। तो समझिए दोस्तों, जकात और जजिया कर में क्या फर्क है, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जकात और जजिया कर में क्या फर्क है। तो जकात कर वो कर है जो